मैं पवन कुमार मिश्र, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से हूँ और आज समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा के क्रम में हम लोग बात करेंगे। आज का शीर्षक है BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थियरीज। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर पर बात करेंगे। हम लोगों ने पिछली चर्चा में फ्रेंच समाजशास्त्री इमाइल दरखाइम पे बात की थी और आज उसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैक्स वेबर पर बात करेंगे। हमने आपसे बात की थी कि किसी भी विचारक को जानने के लिए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है और इसीलिए हमने आपसे पहले भी जो कक्षाएं हुई थी बेसिक कॉन्सेप्ट पे, तो हमने आपसे चर्चा की थी कि समाजशास्त्र के उद्भव के पीछे औद्योगिक क्रांति, जो कि 19वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी घटना थी यूरोप की, उस औद्योगिक क्रांति और उसके फलस्वरूप उत्पन्न पूंजीवादी समाज, ये न केवल समाजशास्त्र के जन्म का आधार बनता है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि बनती है, बल्कि समाजशास्त्र के शुरुआती पथ प्रदर्शक विचारकों के लिए भी ये सामाजिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। अगस्त कॉम्ट के सामने मूलभूत प्रश्न यह था कि यह जो नया बदला हुआ समाज है औद्योगिक क्रांति की वजह से, इस नए बदले हुए समाज का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे प्रस्तुत किया जाए। वहीं उनके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आए, जिनके सामने मूलभूत प्रश्न यह था कि इस नई पूंजीवादी व्यवस्था को कैसे विचारधारात्मक समर्थन दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का बखूबी प्रयोग किया और एक नवीन परिप्रेक्ष्य में इसे प्रस्तुत किया। इमाइल दरखाइम के सामने, जैसा कि हम लोगों ने पिछली चर्चा में देखा था, कि मूलभूत प्रश्न यह है कि ये जो नया बदला हुआ समाज है, इसमें एकता कैसे स्थापित की जाए। वहीं ये जो औद्योगिक क्रांति और उसके फलस्वरूप उत्पन्न पूंजीवादी समाज है, ये मैक्स वेबर के लिए एक भिन्न किस्म का परिप्रेक्ष्य लेकर आता है। मैक्स वेबर इस पूरी पृष्ठभूमि को तर्क संगतीकरण की प्रक्रिया के विकास के क्रम में समझने की कोशिश करते हैं। वेबर के सिद्धांतों का जो मूलभूत तथ्य है वो ये है कि पूरी दुनिया का विकास तर्क संगतीकरण की प्रक्रिया के विकास के आधार पर हो रहा है। मैक्स वेबर के आज प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा के क्रम में हम लोग बार-बार यह देखेंगे कि कैसे बढ़ता हुआ तर्क संगतीकरण मैक्स वेबर के सिद्धांतों के केंद्र में है और यह भी हम देखेंगे कि कैसे मैक्स वेबर इस 19वीं शताब्दी के उत्पन्न हुए पूंजीवाद के विश्लेषण में तार्किकता को केंद्र में रखते हैं। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्स वेबर की पद्धति शास्त्र क्या है। किसी भी विचारक को जानने के लिए उसके पद्धति शास्त्र को, यानी वह जिस तरीके से समाज का अध्ययन करने की कोशिश करता है, उसके मूलभूत बिंदुओं को जानना आवश्यक है। वेबर के पद्धति शास्त्र के कुल 4 मूलभूत बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है फस्थेन, एक जर्मन दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न हुआ शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध। यह वेबर के पद्धति शास्त्र का पहला बिंदु है। वेबर यह कहना चाहते हैं कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान किसी भी तथ्य का अध्ययन बाहर से करते हैं, जिसको हम प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं, अर्थात निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर अवलोकन करना और अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना। जो चीज जैसी जिस रूप में दिखाई दे रही है, उसको उसी रूप में विश्लेषित करके प्रस्तुत करना। यह तरीका आसान भाषा में कहें तो प्रत्यक्षवादी तरीका है अध्ययन करने का, जो अगस्त कॉम्ट में भी दिखता है और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इमाइल दुर्खीम में भी दिखाई देता है। वेबर यह कहना चाहते हैं कि समाज विज्ञानों को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए उनको बाहर से समझना एक गंभीर पद्धति शास्त्रीय भूल है। कोई भी सामाजिक घटना, उसका अध्ययन इस रूप में किया जाना चाहिए कि उसमें भाग ले रहे विभिन्न कर्ताओं
के द्वारा कौन से अर्थ प्रयुक्त किए जा रहे हैं, अर्थात उनकी अपनी व्याख्या क्या है, और आसान भाषा में उनकी सब्जेक्टिविटी यानी उनकी विषयनिष्ठता, यानी वो क्रियाओं में जब भाग ले रहे हैं तो कौन से अर्थ प्रयुक्त कर रहे हैं। और वेबर ये कहता है कि फस्थेन वह तरीका है जिसके जरिए कोई भी शोधकर्ता किसी भी कर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं में प्रयुक्त किए गए अर्थों की व्याख्या कर सकता है। वेबर इस बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जब शोधकर्ता को किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त किए गए अर्थ को समझना होगा, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कर्ता की पृष्ठभूमि को समझे और कर्ता के द्वारा कौन सी भावनाएं और कौन से माहौल में अपनी बात कही जा रही है, इसको समझने की कोशिश करे। जैसे मैक्स वेबर एक उदाहरण देते हैं कि अगर हमें जूलियस सीजर को समझना है, तो हमें स्वयं को जूलियस सीजर बनाने की आवश्यकता नहीं। हम ये देखेंगे कि जूलियस सीजर के समय की परिस्थिति और जूलियस सीजर द्वारा विभिन्न क्रियाओं के प्रति उनकी क्या समझ थी, इनको अगर विश्लेषित करें, तो हम यह जान लेंगे कि जूलियस सीजर कौन-सी बात किस ढंग से कहना चाह रहे हैं। तो डेली लाइफ में जब हम दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रियारत होते हैं, तो मूलभूत प्रश्न यह होता है कि हम कौन से अर्थ प्रयुक्त करते हैं, और इन अर्थों को जानने की कोशिश ही फस्थेन है, और वेबर के लिए यह उनकी पद्धति शास्त्र का पहला मूलभूत बिंदु है। दूसरा बिंदु है आदर्श प्रारूप। वेबर ने जितने भी प्रमुख अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो सामाजिक क्रिया का विश्लेषण हो, चाहे वो धर्म के समाजशास्त्र का विश्लेषण हो, चाहे सत्ता के प्रारूप का विश्लेषण हो, वेबर ने आदर्श प्रारूप के जरिए ही अध्ययन किया है। वेबर के लिए आदर्श प्रारूप एक मानसिक निर्माण है, यानी सोच सोचकर हम किसी चीज को निर्मित करें। वेबर यह कहते हैं कि आदर्श प्रारूप में उन समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो किसी भी घटना के विश्लेषण के लिए अति आवश्यक हैं, या उस घटना से जुड़े समस्त महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम सोच सोच के उनकी एक सूची बनाएं। और वेबर कहता है कि आदर्श प्रारूप का प्रयोग तुलनात्मक पद्धति के लिए किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे भी, जैसे वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप बनाया, जो वेबर का एक बहुत बड़ा योगदान है समाज विज्ञान को। तो अब वेबर ने यह देखा कि नौकरशाही की आदर्श विशेषताएं क्या हो सकती हैं, उनकी एक सूची तैयार की, और जिस देश की नौकरशाही या जिस समाज की नौकरशाही का हमें अध्ययन करना है, तो हमें आदर्श प्रारूप को उसके समक्ष रख देना होगा कि आदर्श ये है और व्यवहार में ये है। जैसे हम अगर अध्यापक का अध्ययन करना चाहें, तो अध्यापक के समस्त महत्वपूर्ण विशेषताओं को की एक सूची तैयार करें, और जिस अध्यापक विशेष का अध्ययन करना है, उनकी विशेषताओं को आदर्श प्रारूप से मिलाएं और एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो इस रूप में वेबर के लिए आदर्श प्रारूप एक पद्धति शास्त्रीय उपकरण बन जाता है। वेबर के पद्धति शास्त्र का तीसरा मूलभूत बिंदु है कारणात्मक व्याख्या, कारणवादी व्याख्या। ऐसा कहा जाता है, वेबर ने संभवतः कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा तमाम विश्लेषकों का मानना है कि वेबर जिंदगी भर कार्ल मार्क्स के भूत के साथ लड़ता रहा। अर्थात वेबर में समय समय पर कार्ल मार्क्स के विचारों से टकराहट दिखाई देती है। जैसे यहां पर मैं इस बात को उल्लिखित करना चाहूंगा, आने वाले दिनों में हम लोग कार्ल मार्क्स पर भी बात करेंगे। मार्क्स के लिए समस्त सामाजिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था से निर्धारित होती है, यानी आर्थिक तत्व ही समाज के मूल में है। समाज में कोई भी अंग है, वो अर्थव्यवस्था से निर्धारित होगा। यानी मार्क्स में एक कारणवादी व्याख्या है सामाजिक परिवर्तन को लेकर। एक सिंगल कारक, इकोनॉमी, सब कुछ बदल सकता है। वेबर का यह मत है कि अर्थव्यवस्था भी सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन अन्य कारक भी
जिम्मेदार होते हैं। तो वेबर यह कहना चाहता है, जिसको हम बहुकारणवादी व्याख्या के नाम से जानते हैं, वेबर यह कहता है कि हम अपने विश्लेषण में केवल एक कारक को ही अंतिम सत्य मान के न चलें, हम बहुल कारकवादी आधार पर किसी सामाजिक क्रिया या किसी सामाजिक घटना का विश्लेषण करें। जैसा कि आगे अभी हम लोग देखेंगे, वेबर ने धर्म का आदर्श प्रारूप, विभिन्न धर्मों के आदर्श प्रारूप बनाए और उनसे अर्थव्यवस्था का सहसंबंध स्थापित किया। वेबर के पद्धति शास्त्र के चौथे महत्वपूर्ण आखिरी मूलभूत बिंदु की तरफ हम आते हैं, और जिसका नाम है मूल्य संबंधी प्रश्न। वेबर इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि जब कोई भी शोधकर्ता किसी भी सामाजिक क्रिया या किसी भी घटना के अध्ययन के लिए उस घटना को चुनता है, तो उसके सामने दो चीजें होती हैं। एक मूल्य उन्मुखता और एक मूल्य निर्धारणात्मकता। वेबर यह कहता है कि कोई भी शोधकर्ता किसी विषय का चुनाव जब करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होकर ही किसी विषय वस्तु के अध्ययन किसी विषय वस्तु को अध्ययन के लिए चुनता है। यानी हमारे इर्द गिर्द जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, वो हमें शोध के किसी प्रश्न की तरफ प्रेरित करते हैं, जिसको हम मूल्य उन्मुखता कह सकते हैं। लेकिन वेबर ये यहां पर हमें सचेत करना चाहता है कि शोधकर्ता का काम केवल विश्लेषण प्रस्तुत करना मात्र है, न कि यह बताना कि वह घटना या क्रिया विशेष सही है अथवा गलत है। वेबर वैल्यू जजमेंट या मूल्य निर्धारणात्मकता को मना करता है। कहता है समाज वैज्ञानिकों का यह काम नहीं है कि वह सही अथवा गलत की पहचान करें। तो यहाँ यह हमें समझना होगा कि वेबर कहीं ना कहीं ये स्वीकार करता है कि जब हम किसी घटना विशेष को अध्ययन के लिए चुनते हैं, तो हमारे सामाजिक मूल्य उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब वेबर के पद्धति शास्त्र के इन चारों मूलभूत बिंदुओं की चर्चा करने के पश्चात अब अगली बारी है कि वेबर के समाज शास्त्र की परिभाषा को देखा जाए। वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा में कहा कि वेबर के पद्धति शास्त्र का पहला मूलभूत बिंदु है जर्मन भाषा का शब्द फस्थेन, या हिंदी में जिसे व्याख्यात्मक बोध कहते हैं। अर्थात कोई भी क्रिया कर रहे लोगों के मध्य जो अर्थ उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति जो अपनी क्रियाओं के प्रति अर्थ प्रयुक्त करता है, उसको जानना और उसको जानने का प्रयास करना, यह महत्वपूर्ण है। तो वेबर कहता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, जिससे कि इनके कारणों और परिणामों की एक कारणवादी व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। इस परिभाषा को हम दिमाग में रखेंगे और वेबर के अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया की तरफ, उसके विश्लेषण की तरफ हम लोग चलेंगे। जैसा अभी हमने कहा कि सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। अब वेबर के लिए सामाजिक क्रिया का अर्थ क्या है? आसान भाषा में कहें तो सामाजिक क्रिया मतलब अर्थपूर्ण क्रिया। और जब ये अर्थ प्रयुक्त किए जाते हैं किसी क्रिया के प्रति, तो इसमें दो बातें हैं। व्यक्ति के भूत, भविष्य अथवा वर्तमान से कहीं ना कहीं ये अर्थ संबंधित होते हैं और हमेशा दूसरे के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं। और इन्हीं अर्थों का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विषय समाजशास्त्र है। तो वेबर यहाँ सामाजिक क्रियाओं की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए एक मशहूर उदाहरण प्रस्तुत करता है। वेबर कहते हैं कि यदि दो साइकिल सवार टकरा जाएं और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाएं, तो यह सामाजिक संपर्क तो कहलाएगा, लेकिन यह सामाजिक क्रिया नहीं कही जाएगी। अब जैसे मान लीजिए वो साइकिल सवार टकराएं और एक दूसरे का हाल चाल पूछें कि कहीं चोट तो नहीं आई,
या कोई बात न करें, लेकिन एक दूसरे को सहारा देके खड़ा करें और एक दूसरे की पीठ सहला दें, या अपने बॉडी लैंग्वेज से ही दर्शाएं कि हमसे गलती हो गई या आपको कहीं चोट तो नहीं है, बिना कहे भी अगर अपने संकेतों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो यहां पर ये जो सामाजिक संपर्क है, ये सामाजिक क्रिया का उदाहरण है। जैसे कहता है कि अगर हम पार्क में बैठे हैं, बारिश हुई, हमने छाता खोल लिया, तो ये एक प्रतिक्रिया है, लेकिन ये एक सामाजिक क्रिया नहीं है। मान लीजिए उसी छाते को लेकर हम सामने वाले पर प्रहार करें या सामने वाले के प्रहार से अपने को बचाने की कोशिश करें, एक किस्म की सामाजिक क्रिया कहलाएगी। तो सामाजिक क्रियाएं वही होंगी जिसके प्रति कोई अर्थ प्रयुक्त किए जाए। अब जैसा मैंने कहा कि वेबर कोई भी अध्ययन करता है, तो वेबर उसके आदर्श प्रारूपों का निर्माण करता है। वेबर ये कहते हैं आदर्श प्रारूपों के निर्माण में कि जिस घटना विशेष का अध्ययन करना है, उसके समस्त महत्वपूर्ण विशेषताओं की एक सूची बना ली जाए और उससे तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि आदर्श में यह चीज ऐसी है और व्यवहार में यह चीज ऐसी। तो वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के 4 आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए। जर्मन भाषा में अगर कहें तो पहला आदर्श प्रारूप है ज्वेक रैशनल एक्शन, जिसको कहेंगे गोल ओरिएंटेड सोशल एक्शन, या हिंदी में कहेंगे लक्ष्योन्मुख सामाजिक क्रिया। दूसरा जो सोशल एक्शन है वो वर्ल्ड रैशनल सोशल एक्शन, जर्मन में कहेंगे वर्ल्ड रैशनल सोशल एक्शन, यानी वैल्यू ओरिएंटेड सोशल एक्शन या मूल्य उन्मुख सामाजिक क्रिया। तीसरा है पारंपरिक सामाजिक क्रिया और चौथा है भावनात्मक सामाजिक क्रिया। तो वेबर यह बताना चाहते हैं कि सामाजिक क्रियाओं के ये 4 आदर्श प्रारूप हैं, यानी अगर कोई क्रिया लक्ष्यों को सामने रखकर की जाए, इंजीनियर कोई ब्रिज बना रहा है, लक्ष्यों को सामने रखकर एक सामाजिक क्रिया कर रहा है, यहां अर्थ लक्ष्यों से प्रेरित हो रहे हैं, तो ये लक्ष्योन्मुख सामाजिक क्रिया है। मूल्य उन्मुख सामाजिक क्रिया, यानी ऐसी सामाजिक क्रिया जिसको करते हुए अर्थ मूल्यों से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे हमारे स्वाधीनता संघर्ष के दौरान एक विचारधारा थी कि हमें आजादी तो चाहिए, लेकिन अहिंसा के माध्यम से। तो मूल्य हमें अर्थ दे रहे थे अपनी आजादी के लड़ाई की क्रिया को लेकर। तो ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें मूल्यों से हम प्रभावित होकर अपना कार्य करें। तीसरा, भावनात्मक सामाजिक क्रिया, ऐसी कोई भी सामाजिक क्रिया जिसमें हमारी भावनाओं से हमें अर्थ मिले। गुस्सा करना, अपनी नाराजगी जाहिर करना, या किसी बात पर भावुक होके खुश हो जाना, यानी जो भी इस तरह की क्रियाएं हैं जो हमारी भावनाओं से प्रभावित होती हैं, जिनके अर्थ भावनाओं से निकल के आते हैं, उनका आदर्श प्रारूप बनाते हुए वेबर ने उनको नाम दिया कि इस तरह के आदर्श प्रारूप भावनात्मक सामाजिक क्रिया के नाम से जाने जाएंगे। और चौथा है पारंपरिक सामाजिक क्रिया, ऐसी सामाजिक क्रियाएं जो हमें परंपराओं से अर्थ देती हैं, जहां हम अर्थों का चुनाव अपने परंपराओं के माध्यम से करते हैं। अध्यापक आया, आप खड़े हो गए अध्यापक को सम्मान देने के लिए, तो यहां पर परंपराएं हैं, बनी हुई हैं कि अध्यापक को सम्मान देने का ये तरीका है। अपने से कोई भी बड़ा आया, आप जहां बैठे हैं वहां से खड़े हो गए उठकर, तो सम्मान देने का तरीका, एक परंपराएं बनी हुई हैं कि इस माध्यम से हम सम्मान देंगे। तो वेबर यहां एक तथ्य स्पष्ट कर देना चाहता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम आदर्श प्रारूपों को अलग अलग वर्णित करते हैं, अलग अलग वर्गीकृत भी करते हैं, लेकिन व्यवहार में यह आदर्श प्रारूप एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि आदर्श प्रारूप
किसी सामाजिक क्रिया के उदाहरण को ले लिया जाए और देखा हम लोग देख सकते हैं कि विभिन्न किस्म के आदर्श प्रारूप आपस में मिले हुए हो सकते हैं। जैसे अगर हम अ, लड़की की शादी की बात करें, तो लड़की की शादी हमें करनी है, एक लक्ष्य उन्मुख सामाजिक क्रिया है। एक ऐसी क्रिया है जो लक्ष्यों से निर्धारित हो रही है कि बेटी की शादी करनी। शादी के बाद बेटी विदा होगी और अपने पति के साथ रहेगी। हमारे मूल्य बने हुए हैं। शादी के वक्त तमाम परंपराओं के माध्यम से हम वैवाहिक कार्यक्रमों को संपन्न करते हैं। तमाम छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी परंपराएं हमें वैवाहिक कार्यक्रमों में देखने को मिलेंगी। और शादी के बाद जब लड़की विदा होती है, तो मायके वाले और बेटी दोनों बहुत देर तक रोते रहते हैं, क्योंकि एक पूरा बना बनाया सेटअप बदल रहा होता है और एक नए अनजाने घर में लड़की जा रही होती है। तो यहाँ जो रोना है दोनों पक्षों का, मायके वालों का भी और बेटी का भी, ये रोना दर्शाता है कि यहाँ पर इस क्रिया में भावनाएं प्रबल हो रही हैं। तो एक उदाहरण बेटी की शादी में हमने देखा कि विभिन्न किस्म के आदर्श प्रारूप अपने अपने लक्षणों को लेकर उपस्थित हैं। तो वेबर हमें यह बताना चाहते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम आदर्श प्रारूपों को अलग अलग करके विश्लेषित करते हैं, लेकिन कई बार व्यवहार में ये आदर्श प्रारूप मिले हुए हो सकते हैं। यहाँ एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल शुरुआत में मैंने कहा कि जो 19वीं शताब्दी का पूंजीवाद है, जो औद्योगिक क्रांति का परिणाम था, वेबर इसको तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया के विकास के रूप में विश्लेषित करता है। और मैंने यहीं पे आपके समक्ष यह बात रखी थी कि तार्किकता वेबर के सिद्धांतों के मूल में है, केंद्र में है। जैसे दुर्खीम के पिछली क्लास में देखा था हम लोगों ने कि दुर्खीम के सिद्धांतों के केंद्र में एकता है। अगली कक्षा में देखेंगे कि मार्क्स के सिद्धांतों के केंद्र में द्वंद्व और परिवर्तन है। ऐसे ही वेबर के सिद्धांतों के केंद्र में तर्क संगतिकरण है। अब यहां वेबर अपने सामाजिक क्रियाओं के इन चारों आदर्श प्रारूपों की चर्चा के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहता है कि कौन सी क्रियाएं तार्किक हो सकती हैं और कौन सी क्रियाएं तार्किक नहीं कही जानी चाहिए। तो वेबर के लिए पारंपरिक सामाजिक क्रिया और भावनात्मक सामाजिक क्रिया तार्किक क्रिया नहीं मानी जानी चाहिए, और ऐसी क्रियाएं जो मूल्यों से अभिप्रेरित हों या लक्ष्यों को देखकर की जा रही हों, इन क्रियाओं को तार्किक सामाजिक क्रिया कहा जाना चाहिए। तो वेबर के सामाजिक क्रियाओं के विश्लेषण के पश्चात अब हम लोग वेबर के धर्म के समाजशास्त्र की चर्चा की तरफ चलेंगे। वेबर के धर्म के समाजशास्त्र की चर्चा वेबर के लिए सर्वाधिक विवादास्पद, या यूं कहा जाए कि वेबर की सर्वाधिक चर्चित अध्ययन में से एक है। उसकी एक बड़ी मशहूर कृति है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर ने यह दिखाना चाहा कि ईसाइयत की एक शाखा जो कैथोलिक के बाद आई, प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट के बाद के उत्पन्न हुए विभिन्न मत जैसे काल्विन, बैपटिस्ट, मेथडिस्ट, ये ईसाइयत की विभिन्न शाखाएं जो कैथोलिक के बाद आई, जिनको एक साथ प्रोटेस्टेंट मत कह देते हैं। तो प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स की जो विचारधाराएं थी, जो विचार थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को या पूंजीवाद के जन्म के लिए कैसे उन्होंने एक माहौल तैयार किया। अब हम थोड़ी सी चर्चा पीछे ले जाते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि वेबर के पद्धति शास्त्र का तीसरा मूलभूत मूलभूत बिंदु है कारणात्मक व्याख्या या कारणवादी व्याख्या। जैसा कि अभी आपने देखा, हम लोगों ने चर्चा की थी कि वेबर बहुकारणवादी व्याख्या में विश्वास करते हैं। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं हो सकता। अगर हम यहां पर मार्क्स के तुलना में देखें, तो वेबर कहता है कि इकोनॉमी बदलाव लाता है,
लेकिन बदलाव लाने के लिए दूसरे कारक भी जिम्मेदार होते हैं। विचार भी बदलाव लाते हैं। यहां तक कि धार्मिक विचार भी बदलावों को उत्पन्न कर सकते हैं। वेबर ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए संसार के 6 महान धर्मों का आदर्श प्रारूप तैयार किया। वेबर को यह दिखाना था कि विभिन्न धर्मों के आदर्श प्रारूप और पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप में क्या समरूपताएं हैं, क्या अंतर है। और 6 धर्मों के आदर्श प्रारूपों के निर्माण, अलग-अलग निर्माण और पूंजीवाद के निर्माण और दोनों के मध्य तुलना के पश्चात वेबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईसाईयत की एक शाखा प्रोटेस्टेंट और उसके बाद के उत्पन्न मतों ने जो विचार प्रस्तुत किए, उसने पूंजीवाद के जन्म के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया, जिसके बगैर पूंजीवाद का उद्भव संभव नहीं था। वेबर यह दिखाता है कि 14वीं 15वीं शताब्दी तक कैथोलिक ईसाइयों की जो मूलभूत शाखा है कैथोलिक, उनका बोलबाला था, उनका वर्चस्व था। और उसके बाद इसी दौर में जब एक बड़ा मशहूर आंदोलन हुआ यूरोप में, जिसको रेनेसां कहा गया। हमने आपसे पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी समाजशास्त्र के पृष्ठभूमि को डिस्कस करते हुए कि रेनेसां एक ऐसा आंदोलन था जो जिसका निचोड़ तार्किकता था। यानी 15वीं 16वीं शताब्दी के दौर में यूरोप में लोग किसी भी घटना के विश्लेषण में तार्किकता को मूल मूल में रखकर उस घटना का विश्लेषण करना चाहते थे। उसी दौर में गैलीलियो आया, जिसने यह स्थापना दी कि हमारी तो यूनिवर्स में कोई गिनती नहीं है, हम तो खुद ही दूसरे तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अपने समय की मशहूर धार्मिक प्रस्थापना कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, इसको चुनौती दी गैलीलियो ने। हालांकि विभिन्न कारणों से बाद में गैलीलियो ने अपनी बात को वापस ले लिया। लेकिन गैलीलियो का यह बयान दिखाता है कि उस दौर में कैसे तर्क संगतीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में न केवल जन्म ले चुका था, बल्कि विभिन्न विषयों पर लोग खुल के अपनी बात कहने लगे थे कि जो धार्मिक व्याख्याओं के माध्यम से हम संसार को समझते हैं, क्या वही एकमात्र सत्य है या उसके परे भी कोई सत्य है। तो इस यहां पर देखें तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों का दौर आरंभ हुआ और एक मशहूर विचारक उभरे, मार्टिन लूथर, जिन्होंने अपने समय के धर्मगुरुओं की सत्ता को चुनौती दी। उनके समय के धर्मगुरु यह तय करते थे कि किसी व्यक्ति की नियति में क्या लिखा है और उनको यह बताते थे कि अगर आपको गॉड से मिलना है तो हमारे पास आइए, हम कुछ पवित्र वस्तुओं से आपका स्पर्श कराएंगे और जब भी आप संसार से जाएंगे, आप गॉड के पास सीधे चले जाएंगे, भले ही आपका नाम वहां पर हो या ना हो। और उसके बदले में वो लोग उस समय की प्रचलित जो मुद्राएं या गोल्ड है, वो लिया करते थे। तो मार्टिन लूथर ने यहीं से अपनी बात कहनी शुरू की कि कोई भी पुजारी किसी मनुष्य की नियत जानने में उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने क्या सोच रखा है किसी व्यक्ति के बारे में, यह अज्ञात है। और कोई भी नश्वर मनुष्य भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकता। तो पुजारी भी एक नश्वर मनुष्य है, इसलिए वो यह नहीं बता सकता कि किसी मनुष्य के भाग्य में भगवान ने क्या लिख रखा। तो मार्टिन लूथर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम केवल यह कर सकते हैं कि भगवान ने यह पूरी दुनिया अपने लीला, अपने आनंद के लिए बनाई है। हम कर्म कर सकते हैं और कर्म करके हम भगवान की इस बनाई दुनिया को और विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपनी बनाई हुई दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए हमको इस धरती पर भेजा। तो कार्य ही पूजा है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस तरह के जो विचार थे, यह विचार मार्टिन लूथर
जिसने जिनकी वजह से प्रोटेस्टेंट आरंभ हुआ और बाद में जो मत आए, उन मतों का केंद्र बिंदु बन गए। और आगे चलकर यह बात भी सामने आने लगी कि यह जो नए धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुए थे कैथोलिक विश्वासों के खिलाफ जाकर, उन लोगों ने कहा कि आप केवल काम करिए, एक सरल सादा जीवन बिताइए, धरती पर खजाना मत इकट्ठा करिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उस धन का पुनर्निवेश करिए। कैथोलिकों में छुट्टी, आराम तलब जीवन, विलासीपूर्ण जीवन, धरती पर खजाना इकट्ठा करना जैसी विशेषताएं प्रचलित थी। प्रोटेस्टेंट और उसके बाद के मत इसके बिल्कुल विपरीत गए और उन्होंने वो सारे विचार प्रस्तुत किए जिससे काम को बढ़ावा मिलता और धन के पुनर्निवेश जैसे विचार पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए सहायक साबित हुए। तो वेबर ने कहा, वेबर का जो सामाजिक संदर्भ है वो यहां से जुड़ता है। वेबर ने ये कहा कि ये जो प्रोटेस्टेंट और बाद के मतों के विचार आए, इसी की वजह से पूंजीवाद के जन्म में, क्योंकि इन विचारों ने ऐसी प्रतिबद्ध कार्यशक्ति को जन्म दिया जिसने पूंजीवाद के उद्भव और उसके विकास के लिए अपने अपने योगदान को प्रमाणित किया। और अगर यह कार्यशक्ति मौजूद न होती तो पूंजीवाद का विकास संभव नहीं था। अन्य कारक भी थे, तकनीक भी थी, लेकिन एक कार्यशक्ति चाहिए थी, कुछ लोग चाहिए थे जो इस नए पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंट के विचार के बगैर यह संभव नहीं हो सकता था। तो वेबर ने यह दर्शाया कि कैसे धार्मिक विचार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक साबित होते हैं। यहां पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा आपसे, यहां दो बातें। बात नंबर एक, जैसा मैंने कहा कि वेबर ने संसार के 6 महान धर्मों का आदर्श प्रारूप बनाया। हिंदू, कन्फ्यूशियस जो प्राचीन चीन का धर्म था, हिंदू धर्म जो भारत का धर्म है, इस्लाम जो दुनिया के बहुत से देशों में फैला हुआ है, और ईसाइयत, बौद्ध और यहूदी धर्म, इन सबके आदर्श प्रारूप बनाए और पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप बनाया। और वेबर ने यह पाया कि पूंजीवाद का जो आदर्श प्रारूप है, यानी पूंजीवाद की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं प्रोटेस्टेंट और बाद के मतों में मौजूद हैं। और ये मत पहले आए और पूंजीवाद बाद में जन्म लेता है। अर्थात इन मतों के वजह से जो कार्यशक्ति निर्मित हुई, उससे पूंजीवाद उत्पन्न हुआ, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जो बाकी धर्म है, जैसे उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में परंपराओं पर ज्यादा विश्वास है और कार्य करने के प्रति उतना लगन नहीं है, संतोषम परम सुखम जैसी दार्शनिक अवधारणाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस्लाम भी बहुत हद तक ऐसे इस्लामिक विशेषताएं हैं जो पूंजीवादी मूलभूत चरित्र के विपरीत जाती हैं। वेबर ने पाया कि कन्फ्यूशियस में भी, इवन यहां तक कि बौद्ध धर्म में भी ये सारी विशेषताएं मौजूद नहीं थी जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती। अगर इनमें होती तो पूंजीवाद पहले आ गया, क्योंकि हिंदू, कन्फ्यूशियस, बौद्ध और ये तमाम धर्म तो प्रोटेस्टेंट के पहले के हैं। ईसाइयत में भी कैथोलिक कैथोलिक विश्वास पहले के हैं। लेकिन कैथोलिक विश्वासों में वेबर ने पाया कि वो चीजें नहीं थी जो पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप से मैच करती। वो चीजें आई प्रोटेस्टेंट में। और उसके बाद के जो मत आए, काल्विन, बैप्टिस्ट, मेथडिस्ट इत्यादि। वेबर यहां एक बात और कहता है कि यहूदी धर्म में उद्यमशीलता और कार्य करने के प्रति लगन और जुड़ाव इत्यादि तथ्य मौजूद थे। और यहूदी धर्म तो ईसाइयत और प्रोटेस्टेंट के बहुत पहले से। लेकिन चूंकि यहूदी लोग शुरू से ही कभी संगठित होकर नहीं रह पाए, इनको हमेशा भागना पड़ा अपनी धरती से विभिन्न कारणों से। तो वेबर कहता है कि अगर ये लोग संगठित शुरू से ही रह पाते, विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं हो पाया, इनको तमाम जगहों से महाविनिष्क्रमण जिसे कहते हैं, एक्सोडस का सामना करना पड़ा।
तो इस वजह से पूंजीवाद नहीं उत्पन्न हो पाया और प्रोटेस्टेंट और उसके बाद के मत ऐसे माहौल में बने जो एक संगठित कार्यशक्ति को जन्म दे रहे थे, इसलिए प्रोटेस्ट पूंजीवाद वहां पर जन्म लेता है। हालांकि चूंकि वेबर की ये बड़ी चर्चित कृति मानी जाती है, धर्म और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों का विश्लेषण जो वेबर ने किया, उसने काफी विवादों को जन्म दिया और यह उसके ऊपर जितनी आलोचनाएं हुई, उसी से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि वेबर की यह कृति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की चर्चा करें, तो बहुत पहले चंडीगढ़ में समाजशास्त्रियों के मध्य एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें काफी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए थे जो वेबर के धर्म और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों की बात पर हैं। इन लोगों ने उन उस चर्चा में यह बिंदु निकल कर आया कि वेबर ने थोड़ा पद्धति शास्त्रीय गलती कर दी। जैसे पूरे हिंदू धर्म का एक आदर्श प्रारूप बनाया और ईसाइयत में पूरे ईसाइयत का एक प्रारूप नहीं बनाया, कैथोलिक का अलग बनाया, प्रोटेस्टेंट और बाद के मतों का अलग बनाया। तो उस कॉन्फ्रेंस में यह बात निकल के आई थी कि अगर वेबर हिंदुत्व के भीतर मौजूद विभिन्न मतों के अलग अलग आदर्श प्रारूप निर्मित करता, तो वेबर यह पाता कि हिंदुइज्म के हिंदुत्व के भीतर भी बहुत से ऐसे मत हैं जो उद्यमशीलता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़े होते हैं और जब जब उनको मौका मिला उन मतों को, उन्होंने पूरे भारत में यह साबित किया कि पूंजीवाद हमारे जरिए भी पनप सकता है, न केवल पनप सकता है बल्कि विकसित हो सकता है। भारत में ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो वाणिज्यिक समुदाय कही ही जाते हैं, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी चर्चा में यह बात निकल के आई कि भगवत गीता में भी कर्म को काफी महत्वपूर्ण माना गया और जो काल्विन में नोशन ऑफ कॉलिंग है, ईश्वरीय आह्वान, जो बड़ा महत्वपूर्ण है पूंजीवाद के विकास के लिए, एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति की तरफ इशारा करता है। काल्विन जो प्रोटेस्टेंट के बाद के मत हैं, जिसमें मौजूद है नोशन ऑफ कॉलिंग यानी ईश्वरीय आह्वान, जो यह कहता है कि प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण और पवित्र है, क्योंकि ये केवल कार्य नहीं है, ये ईश्वरीय आह्वान है और इसको प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि जो भगवत गीता में कर्म की अवधारणा है, जो कर्म के ऊपर अत्यधिक बल दिया गया, वो कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है काल्विन के नोशन ऑफ कॉलिंग से। यानी अगर वेबर हिंदू धर्म के विभिन्न मतों और दर्शन के पक्षों को अलग अलग उजागर करता, तो वेबर यह पाता कि हिंदुत्व के भीतर भी उस तरह के विचार मौजूद थे जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे सकते थे। यूरोप में फर्क यह हुआ कि जो नई क्रांति, औद्योगिक क्रांति आई, उस औद्योगिक क्रांति के आने के पश्चात उसको जो एक कार्यशक्ति मिली थी, एक जो लोग मिले थे काम करने वाले प्रोटेस्टेंट विचार की वजह से, तो दोनों चीजें मिलकर आगे बढ़ गईं। भारत में विचार तो थे जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन भारत में वह तकनीक नहीं आ पाई थी और जब भारत में तकनीक आई, तो जिन मतों में पूंजीवादी तत्व मौजूद थे, उन मतों ने भारत में पूंजीवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। इस तरह से अन्य धर्मों के बारे में भी देखा गया, जिसकी चर्चा विस्तार से फिर कभी। वेबर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा हमने शुरुआत में देखा कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अलग अलग आदर्श प्रारूप बनाए। फिर वेबर की चर्चा में हम लोगों ने बात की कि धर्म और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों को वेबर ने किस रूप में विश्लेषित किया। यहां मैं फिर अपनी शुरुआत की कही हुई एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वेबर यह मानता है कि पूरी दुनिया का विकास तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया के आधार पर हो रहा है। रेनेसां एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित था, प्रमुख रूप से, जिसका निचोड़ था तार्किकता। और इस तार्किकता की वजह से उस दौर में
ऐसे धर्म सुधार आंदोलन आए जिन्होंने बाद में ईसाइयत की एक शाखा के रूप में जन्म लिया और उनकी उनका मूलभूत तत्व तार्किकता था। उनके और उस समय के कैथोलिक विचारों के बीच में मूलभूत टकराहट तार्किकता की थी। तो रेनेसा के प्रभाव में धर्म सुधार आंदोलनों के प्रभाव में प्रोटेस्टेंट और तमाम नए मत जो कि एक तार्किक लक्ष्य की तरफ जा रहे थे, और उनकी वजह से उत्पन्न पूंजीवादी व्यवस्था जो अपने आप में तार्किकता का एक चरम रूप है। तो कैसे चीजें तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया के आधार पर बढ़ती जा रही हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वेबर के एक अन्य अध्ययन की तरफ हम आते हैं जो सत्ता और सत्ता के आदर्श प्रारूपों से संबंधित। वेबर ने कहा कि सत्ता का भी आदर्श प्रारूप बनना चाहिए, और सत्ता और शक्ति दो शब्दों का प्रयोग किया वेबर। सत्ता का अर्थ वेबर के लिए यह है कि कोई भी मालिक, उसके पास नियंत्रण करने की शक्ति है, और वह जिनके ऊपर नियंत्रण करता है उनसे यह उम्मीद करता है कि लोग उसके आदेश को मानेंगे। यह सत्ता है। शक्ति, जब सत्ता वैध हो जाए, शक्ति और सत्ता, सॉरी मैंने थोड़ा सा ये बताना चाहा कि जब वैध शक्ति हो उसे सत्ता कहते हैं। शक्ति को जब समाज द्वारा वैधता प्राप्त हो जाए तो उसे सत्ता कहते हैं। और सत्ता के विश्लेषण में महत्वपूर्ण यह है कि जो मालिक है उसे नियंत्रण करने का अधिकार है, वह यह उम्मीद कर सकता है कि उसके नियंत्रण करने के अधिकार को लोग मान्यता देंगे। और यह जो उसकी उम्मीद है, यह उसकी शक्ति को विभिन्न कारणों से मिली वैधता की तरफ से आता है। तो शक्ति क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके न चाहते हुए भी अपनी बात को मनवा लेने की क्षमता। आप चाहें ना चाहें हम अपनी बात आपसे मनवा लें, यह शक्ति है। और जब इस शक्ति को वैधता मिल जाए तो यह सत्ता कहलाती है। और सत्ता के तीन आदर्श प्रारूप वेबर ने निर्मित किए। वह तीन आदर्श प्रारूप हैं: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक वैधानिक सत्ता। यानी परंपरागत सत्ता, यहां पर जो जिसके पास शक्ति है उसको वैधता समाज की परंपराओं से प्राप्त होता है, और जिसके पास शक्ति है वह उम्मीद करता है कि दूसरे लोग उसकी शक्ति को मानेंगे, क्योंकि उसकी शक्ति को समाज ने परंपराओं से वैध करार दे दिया है। जैसे पिता की सत्ता। तो वेबर कहते हैं कि इस प्रकार की सत्ताओं के विश्वास के आधार यह विश्वास होते हैं कि कोई भी सत्ता का पालन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा युग युगों से होता चला आया है। हम पिता की सत्ता इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा युग युगों से होता चला आया है। वेबर ने राजतंत्र का उदाहरण दिया। कहा राजा की जो शक्ति है उसको वैधता परंपराओं से प्राप्त होती है। तो राजा की सत्ता, यानी राजा यह उम्मीद करे कि वो आदेश देगा और लोग उसके आदेश को मानेंगे, उसकी इस उम्मीद को वैधता समाज की परंपराओं से मिलता है। तो ये परंपरागत सत्ता का एक आदर्श प्रारूप वेबर ने निर्मित किया। हम लोग जानते हैं कि जहां कहीं भी राजतंत्र रहे हैं वो हमेशा दैवीय अधिकारों से संचालित रहे हैं कि राजा असल में ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो यह जो दैवीय अधिकार राजा को प्राप्त हुए, यह समाज की परंपराओं ने उनको प्रदान किया। तो वेबर के सत्ता के आदर्श प्रारूप का यह पहला डिस्कशन है। दूसरा, करिश्माई सत्ता। करिश्मा मतलब असाधारण गुण। और करिश्माई सत्ता यानी
अनुयायी या फॉलोअर्स यह विश्वास करें कि उनके नेता में असाधारण गुण हैं। अब यहां पर जो सत्ता की वैधानिकता का आधार है, वो काफी हद तक समाज की भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, जो यह विश्वास करते हैं कि उनके नेता में असाधारण गुण मौजूद हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, शक्ति का अर्थ, आप कोई व्यक्ति अपने अपने विचारों को, अपने मान्यताओं को, अपने आदेश को दूसरे व्यक्ति के ना चाहते हुए भी उसके ऊपर थोपे या उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, यह उसकी शक्ति है। और जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया, पारंपरिक सत्ता, इस प्रकार की सत्ताओं को वैधता का आधार, उनकी वैधता का आधार परंपराओं से प्राप्त होता है। करिश्माई सत्ता यानी लोगों का यह विश्वास कि वह अपने नेता में वह यह मानते हैं कि उनके नेता में असाधारण गुण हैं। वेबर ने ऐसे बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति के भीतर लोग यह मानते हैं कि उनके अंदर करिश्माई तत्व हैं। जैसे अब वेबर के मरने के बाद की बात है, टर्की में जो मुस्तफा कमाल पाशा हुए, टर्की के शासक, उनको टर्की में करिश्माई शासक माना जाता है। महात्मा गांधी करिश्माई सत्ता के उदाहरण माने जा सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों की सत्ताएं समाज द्वारा प्रमाणित हैं, जिनके जिनके प्रति लोगों का यह विश्वास था, या कई, या जहां जहां पर ऐसी सत्ताएं आज भी मौजूद हैं, लोग यह मानते हैं कि उनके नेता में असाधारण गुण है और इसीलिए लोग उनके पीछे चलते हैं या उनकी बात मानते हैं। अब वेबर के सत्ता के आदर्श प्रारूप के वर्गीकरण में अगला नंबर है तार्किक वैधानिक सत्ता, यानी ऐसी सत्ता जो लिखित नियमों से संचालित होती है। वेबर ने इस सत्ता के प्रमुख उदाहरण में नौकरशाही को रखा। कहा नौकरशाही वह मशीनरी है जो लोकतंत्र को संचालित करती है। और वेबर ने कहा कि नौकरशाही का यह जो रूप लिखित नियमों पर आधारित हुआ, ये एक नवीन घटना थी। वेबर यह चर्चा करते हैं कि पारंपरिक सत्ता में भी नौकरशाही के कुछ तत्व पाए जाते हैं। कोई भी सत्ता का संचालन होता है तो उसके लिए कुछ कार्मिक गणों की आवश्यकता होती है। जैसे राजा की सत्ता, तो राजा के अगल बगल बैठे हुए दरबारी जो राजा की सत्ता को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो वहां पर व्यक्ति का शासन है, यानी राजा की मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन लोग उसके अगल बगल बैठेंगे और उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे। या करिश्माई सत्ता, जिनकी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, कुछ कार्मिक गणों की आवश्यकता हो। तो वो लोग कौन होंगे जिनको वह करिश्माई सत्ता निर्धारित करेगी, अर्थात व्यक्ति का कानून या व्यक्ति का शासन यहां पर भी है। लेकिन जो नौकरशाही का आदर्श प्रारूप वेबर ने बनाया, कहा यह लिखित नियमों से संचालित होने वाली व्यवस्था है और यह एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। किस रूप में महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि यहां पर कानून या विधि के शासन की बात हो रही है। जो लिखित नियम किसी सक्षम सत्ता द्वारा पारित हो और उन नियमों के आधार पर कुछ लोग हों जो उन नियमों से संचालित होकर कार्य करें, यानी व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे कर दें या किसी व्यक्ति की मर्जी को किनारे करें, जो कानून में लिखा है उस अनुसार कार्य करें। तो वेबर ने कहा नौकरशाही एक सोपान तंत्र है, यानी उच्च और निम्न की एक व्यवस्था है जो नियमों से संचालित होती है। इसमें कोई भी जो कमांड दिया जाता है वो व्यक्ति की मर्जी के बगैर होता है, उसके परे होता है, और इसमें जो लोगों की नियुक्ति होती है वो मेरिट आधारित होती है। इसीलिए कई बार नौकरशाही को योग्य तंत्र कहा जाता है। और अवैयक्तिकता यानी व्यक्ति की मान्यताएं, व्यक्ति की भावनाएं, उसको किनारे करके कार्य करना, यह नौकरशाही का एक अति विशिष्ट गुण है। और इसको चलाने के लिए वेबर ने तमाम इसके आदर्श प्रारूपों की विशेषताएं बताई, जिसमें कहा कि मौद्रिक वेतन दिया जाता है,
इनके कार्यों का एक सुव्यवस्थित संचालन होता है, इनके योग्यता के निर्धारण का भी एक तंत्र होता है, इनके चयन का भी एक तंत्र होता है और इससे चयनित लोगों का जो ये सोपान तंत्र बनता है, वह नौकरशाही कहलाती है। अब यहाँ मैं एक बात पर फिर वापस लौटूँगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर विचारक के केंद्र में कोई एक मूलभूत तत्व है, जो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित हो रहा। सामाजिक पृष्ठभूमि कौन-सी? 19वीं शताब्दी का पूंजीवाद और 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद जो कि औद्योगिकरण का एक रिजल्ट था। कॉम्ट के लिए हमने देखा मूलभूत प्रश्न क्या है? यह जो नया बदला हुआ समाज है, इसको समझने के लिए कोई नया वैज्ञानिक विषय प्रस्तुत किया जाए। कॉम्ट ने समाजशास्त्र की संकल्पना इसी रूप में की। स्पेंसर के लिए मूलभूत प्रश्न क्या है? यह जो नया पूंजीवादी समाज उत्पन्न हुआ है, इसको बनाए रखने के लिए किसी विचारधारा का सहारा लिया जाए और स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों का बखूबी प्रयोग किया, जिसको हम सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। दुर्खिम दुर्खिम इस बदले हुए विविधतापूर्ण समाज में एकता की तलाश करते हैं कि कैसे एकता स्थापित की जाए इतने विविधतापूर्ण समाज के मध्य। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि वेबर इस सारी चर्चा के केंद्र में तार्किकता को रखते हैं कि पूरी दुनिया का विकास तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया के विकास के आधार पर हो रहा है। जैसा अभी हमने देखा कि रेनेसां एक तार्किक आंदोलन, रेनेसां के प्रभाव में धर्म सुधार आंदोलन जो अपने समय की उन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे जिनको लोग पाखंड समझने लगे थे और उन धर्म सुधार आंदोलनों के प्रभाव में जो ईसाइयत की सीमा के भीतर नए मत स्थापित हुए जो अपने आप में तर्क संगतिपूर्ण बातें कर रहे थे और उनकी वजह से एक नई व्यवस्था का उद्भव हुआ जिसको वेबर पूंजीवाद कहता है जिसका मूलभूत तथ्य तार्किकता है क्योंकि पूंजीवाद का अर्थ मुनाफा है और मुनाफे का सीधा संबंध तार्किकता से होता है भावनाओं का महत्व नहीं है वहां पर और जब पूंजीवाद को चलाना हुआ तो पूंजीवाद को चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो लिखित नियमों पर आधारित हो और जिसमें मेरिट के आधार पर चुने गए लोग हों तो वेबर ने कहा कि ये नौकरशाही का जो जन्म हुआ उससे पूंजीवाद का और विस्तार होता गया और वेबर यहां पर एक और बात कहता है कि आने वाले दिनों में नौकरशाही का ही जो तंत्र और नियंत्रण है वह बढ़ता चला जाएगा तो कैसे पूरी दुनिया का विकास तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया के आधार पर हो रहा वेबर यहां एक और महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ इशारा करता है कभी कभी वेबर निराशावादी नजर आता है वेबर कहता है कि ये जो तर्क संगतिकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में यानी वेबर का देहांत 1920 में हो गया था लेकिन तभी नौकरशाही के वर्गीकरण में वेबर ने यह महत्वपूर्ण बात कह दी थी कि आने वाले दिनों में नौकरशाही अपना विस्तार लेता जाएगा और वेबर की बात काफी हद तक सत्य साबित हुई तो लेकिन वेबर थोड़े चिंतित थे इस बात को लेकर क्योंकि नौकरशाही का विस्तार मतलब नियमों कानूनों की जटिलताओं का विस्तार होते जाना और वेबर कहता है कि जैसे जैसे नियमों कानूनों का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे वैयक्तिक जीवन से भावनाएं नष्ट होती जाएंगी क्योंकि अगर तार्किकता के आधार पर हम लोग कार्य करेंगे तो भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा तो होगा क्या कि अंत में लोग अपने ही बनाए नियमों के पिंजड़े में कैद हो जाएंगे जिसको वेबर लौह लौह पिंजड़ा कहता है ये जो नौकरशाही का और नौकरशाही के माध्यम से बढ़ता हुआ नियमों का ये जो संजाल है ये असल में एक पिंजरे के रूप में डेवलप होगा जो एक लोहे के फ्रेम के भीतर लोगों को कैद कर देगा हर चीज नियम से ही संचालित होनी शुरू हो जाएगी और भावनाओं का महत्व खत्म हो जाएगा वेबर एक भविष्यवाणी करता है और इस रूप में थोड़ा चिंतित नजर आता है इसीलिए कभी कभी वेबर को इस डिस्कशन के परिप्रेक्ष्य में निराशावादी भी कहा जाता है
अब यहाँ नौकरशाही के चर्चा को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं। वेबर ने यह तो कहा कि नौकरशाही का जो आदर्श प्रारूप है, अगर किसी भी संगठन को अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है, तो उस संगठन की नौकरशाही को वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही के आदर्श प्रारूप के बिल्कुल बराबर होना चाहिए या लगभग पास होना चाहिए। जितना आप आदर्श प्रारूप नौकरशाही का फॉलो करेंगे, उतना ही अपने संगठन के नौकरशाही की कार्यदक्षता और कार्यकुशलता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आगे चलकर बहुत से विचारक आए, जिन्होंने वेबर द्वारा नौकरशाही के बनाए हुए इस मॉडल की आलोचना की। उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ इशारा किया। उन्होंने ये कहा, जैसे पीटर ब्लाउ आए। पीटर ब्लाउ ने कहा कि नौकरशाही की जो औपचारिक संरचना है, यानी जो वेबर ने बताया, अर्थात कि कैसे नौकरशाही जो लिखित नियमों से संचालित है, योग्यता से संचालित है, अवैयक्तिकता है, नौकरशाही के ये विभिन्न जो आदर्श प्रारूप के लक्षण हैं, ये औपचारिक लक्षण हैं। और वेबर ये कहते हैं कि आप इसके जितना करीब होंगे, आप उतना ही कार्यकुशल होंगे। ब्लाउ ये कहते हैं कि नौकरशाही की कार्यकुशलता कई बार उसके अनौपचारिक तंत्र पर निर्भर करती है। अर्थात नौकरशाहों या कर्मचारियों के मध्य जो आपस के संबंध हैं। मान लीजिए किसी नौकरशाही के संगठन के विभिन्न कर्मचारियों में आपस में तनाव है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो कार्य हो रहे थे, उन कार्यों की होने की स्पीड में कमी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि उन उन कर्मचारियों के मध्य आपस के संबंध बहुत बेहतर हैं, अनौपचारिक संबंध, तो उस संगठन की कार्यकुशलता बहुत ज्यादा होगी। यानी नौकरशाही के कार्यकुशलता में केवल लिखित नियमों और लिखित नियमों पर कार्य करने की दक्षता ही काफी नहीं है, अनौपचारिक संबंध भी होने चाहिए। एक बड़ा मशहूर नाम हुआ मर्टन साहब का। मर्टन ने कहा कि नौकरशाही, जिसकी तरफ वेबर ने भी इशारा किया, कि जैसे जैसे नियमों कानूनों का ये तंत्र बढ़ता जाता है, वो लाल फीताशाही को जन्म देता है। किसी भी सरकारी ऑफिस में फाइल के ऊपर लाल फीता बांधा जाता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जब वो कार्य की फाइल एक जगह लाल फीते से बंध जाती है, उसके बाद विभिन्न टेबल और विभिन्न कर्मचारियों के हाथों से कमेंट लिखते लिखते वो फाइल आगे बढ़ती है। तो यानी ये जो लाल फीते का तंत्र है, ये बढ़ता चला जाता है और कार्य जिस गति से होना चाहिए, कई बार उसकी गति धीमी पड़ जाती है। तो लाल फीताशाही नौकरशाही के आदर्श प्रारूप का एक नकारात्मक पक्ष है। और ऐसे ही एक और समाजशास्त्री हुए गुल्डनर। गुल्डनर ने यह कहा कि निश्चित रूप से नौकरशाही में लिखित नियमों का महत्व है, लेकिन जैसे उन्होंने जिप्सम की खान का उदाहरण दिया कि सतह पर, धरती पर तो अधिकारी और कर्मचारी के मध्य नियमों की व्यवस्था है कि अधिकारी ने कहा और कर्मचारी ने कहा, यस बॉस, मैं आपकी बात को मानूंगा। लेकिन खान में जब जाते हैं, धरती के बहुत नीचे, तो वहां ऐसी असामान्य परिस्थितियां होती हैं, ऐसे हालात वहां पर होते हैं जिसमें कई बार लिखित नियमों से काम नहीं चल सकता। यानी कर्मचारी उम्मीद करे कि बॉस फाइल पास करे और उसके बाद हम धरती में नीचे बैठे हों और खान में आगे बढ़े, तो संभव नहीं है। वहां लगभग सभी एक बराबर हो जाते हैं, सभी बॉस होते हैं और सभी सिचुएशन के आधार पर कार्य करते हैं। तो गुल्नर कहते हैं कि कई बार लिखित नियमों से ही कार्य संचालित नहीं होते, हालात के मुताबिक भी कार्य होते हैं। तो आज की चर्चा के क्रम में हम लोगों ने देखा कि मैक्स वेबर का एक सामाजिक संदर्भ क्या है। उनका बौद्धिक संदर्भ जर्मन दार्शनिक पक्ष है और बाद में मार्क्स और तमाम लोग हैं, जिसकी चर्चा बहुत विस्तार से होनी चाहिए, लेकिन समय के अभाव में संभव नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने बहुत संक्षिप्त उसका एक उल्लेख किया और सामाजिक पृष्ठभूमि का विस्तार से उल्लेख किया। और फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे वेबर की पद्धति शास्त्र के 4 मूलभूत तत्व हैं, जिसमें फस्थेन है, आदर्श प्रारूप है, जिसमें कारणवादी व्याख्या है और जिसमें मूल्य संबंधी प्रश्न है। फिर हम लोगों ने वेबर के समाजशास्त्र की परिभाषा को देखा
और वेबर की सामाजिक क्रियाओं के आदर्श प्रारूपों के वर्गीकरण पर चर्चा की। इसके बाद मैंने आपसे बात करनी शुरू की कि वेबर के धर्म और अर्थव्यवस्था के मध्य के जो संबंध पर विचार हैं, वो क्या हैं? जिसमें आपने देखा कि कैसे प्रोटेस्टेंट के विचारों की वजह से पूंजीवाद का उद्भव और विकास संभव हुआ। इसके पश्चात हम लोगों ने वेबर के सत्ता के प्रारूप को देखा कि शक्ति अर्थात अपनी बात को किसी के ऊपर थोपने या मनवा लेने की क्षमता, और जब शक्ति को वैधता मिल जाए तो उसे सत्ता कहते हैं। और इस सत्ता के तीन आदर्श प्रारूप हैं: पारंपरिक, करिश्माई और तार्किक वैधानिक। तार्किक वैधानिक का प्रमुख उदाहरण नौकरशाही है। नौकरशाही के सकारात्मक नकारात्मक पक्षों पर हम लोगों ने बात की। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। मैं पवन कुमार मिश्र, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।